हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे डोनर स्क्रीनिंग। ठीक है, डोनर स्क्रीनिंग क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया था। उसके बाद डोनर का जो कितने टाइप के डोनर्स होते हैं, ठीक है, 3 टाइप के हमारे डोनर्स होते हैं जिसका हमने एक्सप्लेनेशन ले लिया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि फिर 4 टाइप में हमने बात की थी, डिस्कशन की थी कि जो डोनर होते हैं उनका सिलेक्शन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की थी 4 टाइप से हम लोग क्या करते हैं, डोनर को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, प्री डोनेशन काउंसलिंग। ठीक है, जिसमें हमने बात की थी कि प्री डोनेशन काउंसलिंग क्या होती है। ठीक है, तो एक एजुकेशन प्रोग्राम रखा जाता है जिससे जो काउंसलर होता है, ठीक है, वो पूरी आपकी इन्फॉर्मेशन लेता है कि कौन सा डोनर है। मतलब जो काउंसलर होता है वो क्या करता है, पूरी डोनर जो रहता है उसकी काउंसलिंग करता है कि वो डोनर की हेल्थ प्रॉपर कंडीशन में है या नहीं है, वो प्रॉपर कंडीशन में है या नहीं है, उसका रिस्क बिहेवियर कैसा है, कहीं वो ड्रिंक वगैरह करके तो नहीं आया है, ये चीज़ें हम पूरी ध्यान रखते हैं। और इसको कोई डिसीज़ वगैरह तो नहीं, उसके बारे में हम उससे पहले ही पूछ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है कि उसके बाद के बाद तो हम डोनर को क्या होते हैं, पूरी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि पूरा समझाते हैं कि आपको कैसे ब्लड डोनेट करना है, क्या क्या आपको प्रिकॉशंस रखनी है, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे उसको रखना है, पूरा समझाते हैं डोनर को। जिसको बोलते हैं प्री डोनेशन काउंसलिंग। मतलब डोनेशन करने से पहले, जब वो ब्लड डोनेट करता है उससे पहले क्या करते हैं, उसको हम पूरा कंसल्ट करते हैं, उससे पूरी बात करते हैं, जिसको बोलते हैं प्री डोनेशन काउंसलिंग। ठीक है, फिर बात करते हैं हम मेडिकल हिस्ट्री की। ठीक है, तो मेडिकल हिस्ट्री में क्या देखते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं जो डोनर है उसका एज, उसकी एज कितनी होनी चाहिए। ठीक है, डोनेशन इंटरवल कितना होना चाहिए, मतलब कितने टाइम में वो ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो हमने बात की थी एटलीस्ट 3 मंथ का ड्यूरेशन होना ज़रूरी होता है ब्लड को डोनेट करने के लिए। ठीक है, फिर आता है वॉल्यूम कितना करना है। तो जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन रहता है उसका 45 kg जो वेट वाला पर्सन रहेगा उसका क्या करेंगे हम, 1 यूनिट ब्लड ले लेंगे, मतलब 350 ml हम ब्लड कलेक्ट कर लेंगे। फिर प्रेग्नेंट वुमन जो रहती है वो क्या करती है, ब्लड को डोनेट नहीं कर सकती, इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम कि क्या क्या इन्फेक्शन जो रहते हैं जिसमें हम डोनेट नहीं कर सकते। मेडिकल हिस्ट्री में हमारा आएगा कि इन्फेक्शियस डिसीज़, कौन कौन सी ऐसी इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है जिसमें ब्लड को डोनेट नहीं कर सकता जो डोनर रहता है वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे HIV। ठीक है, HIV, हेपेटाइटिस बी, जॉन्डिस और मलेरिया। ठीक है, ये सब जो कंडीशन रहती है ये इन्फेक्शियस कंडीशन रहती है, मतलब जिसमें हम बोल सकते हैं कि जो भी ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनको कोई भी ब्लड डिसऑर्डर है या कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, किसी भी डिसीज़ से अगर पर्सन गुजर रहा है तो वो क्या करता है, ब्लड को डोनेट नहीं कर सकता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो इन्फेक्शन की हम बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, HIV। ठीक है, तो HIV जो होता है उसका नाम आपको पता होगा, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, जिसके थ्रू वो डिसीज़ होती है एड्स। ठीक है, तो एड्स से जो पेशेंट इन्फेक्टेड है, मतलब HIV इन्फेक्टेड पेशेंट जो है उसको हम सजेस्ट करेंगे कि आप ब्लड को डोनेट नहीं कर सकते, क्योंकि HIV जो है वो एक ब्लड डिसीज़ है। ठीक है, जो कि मन के ब्लड को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो HIV वाला जो पेशेंट रहेगा वो ब्लड को डोनेट नहीं कर सकता है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे तो क्या होता है, हेपेटाइटिस। ठीक है, तो हेपेटाइटिस, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है HBsAg, इसके लिए एक टेस्ट लगता है। ठीक है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस C, 2 टाइप के ये एक वायरस होते हैं। ठीक है, एंटीजन्स होते हैं जो कि बॉडी को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें वायरस प्रेजेंट रहता है। ये भी क्या है, ब्लड डिसीज़ है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल, कोई पर्सन है जिसको पिछले 1 ईयर में अगर जॉन्डिस हुआ है, मतलब जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में पीलिया। ठीक है, तो अगर पर्सन को जॉन्डिस हुआ है 1 ईयर में तो उसको हम ब्लड कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। या फिर जिसका HBsAg मतलब हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन अगर पॉजिटिव आया है, या anti-HCV। ठीक है, हेपेटाइटिस C वायरस।
ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें अगर इन केस में अगर ये पॉजिटिव आते हैं तो हम क्या करेंगे, पेशेंट का ब्लड कलेक्ट नहीं करेंगे। एज ए डोनर हम उस पेशेंट को मतलब वुमन को नहीं देंगे। ठीक है। फिर बात करेंगे मलेरिया की। तो अगर पिछले 3 महीने में मतलब लास्ट 3 मंथ में अगर मलेरिया के सिम्टम्स आए हैं, किसी पर्सन को मलेरिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम, पेशेंट का या जो डोनर है उसका ब्लड कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और अगर उसका फुल ट्रीटमेंट हो जाता है, मतलब मलेरिया अगर उसको हुआ है तो मलेरिया का जब तक फुल ट्रीटमेंट नहीं होता हम उसका ब्लड जो डोनर है उसका ब्लड कलेक्ट नहीं कर सकते। फिर बात करेंगे हम इलनेस की। ठीक है। तो इलनेस मतलब कमज़ोरी। ठीक है। तो इंडिविजुअल विथ डायबिटिस मेलाइटस मतलब डायबिटिक हुआ है या शुगर लेवल जिसका हाई आता है, उस पेशेंट को, डायबिटिक पेशेंट है अगर है तो उसका हम ब्लड कलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो उसके ब्लड में भी शुगर लेवल जो है वो हाई आएगा, ग्लूकोज लेवल हाई आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जो डोनर है अगर उसका ग्लूकोज लेवल हाई आएगा तो जिस रिसिपिएंट को ब्लड डोनेट करते हैं उसका शुगर लेवल भी हाई होने लग जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ब्लड का जो डोनर है उसका ब्लड कलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। फिर बात करते हैं हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी वाले पेशेंट। जिस डोनर का बीपी हाई होता है उसका भी ब्लड हम कलेक्ट नहीं कर सकते। हार्ट डिसीज़ वाले पेशेंट। ठीक है। जिस पर्सन को हार्ट रिलेटेड कोई डिसीज़ है उसका भी ब्लड हम कलेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। फिर आता है रिनल डिसीज़ की बात करें तो रिनल डिसीज़ वाले पेशेंट को भी हम ब्लड कलेक्ट नहीं कर सकते। लीवर डिसीज़ वाले पेशेंट, ठीक है, तो इनका भी हम ब्लड कलेक्ट नहीं कर सकते। फिर बात आती है लंग डिसीज़ वाले। अगर लंग्स से रिलेटेड उसको कोई डिसीज़ है, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम है किसी पेशेंट को, ठीक है, किसी डोनर हमारे पास आया है कि हमको ब्लड डोनेट करना है, लेकिन अगर उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसे लंग डिसीज़, कैंसर या एपिलेप्सिस मतलब होता है न्यूरोलॉजिकल डिसीज़, मतलब ब्रेन से रिलेटेड अगर कोई डिसीज़ है तब भी हम उसका ब्लड कलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। उसके अलावा अगर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, मतलब ब्लड क्लॉट में या फिर ब्लड से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है, तो भी हम क्या करेंगे, ब्लड को कलेक्ट नहीं करेंगे। मतलब जो डोनर है उसका ब्लड कलेक्ट हम नहीं कर सकते, ब्लड उसका नहीं ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बात आती है कोई एलर्जिक डिसीज़ तो नहीं है। तो इलनेस में आता है मतलब ओवरऑल बॉडी में किसी भी ऑर्गन में कोई भी डिसीज़ है, कोई भी पर्टिकुलर किसी पर्सन को कोई डिसीज़ है तो वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद आती है बात ड्रग्स की। ठीक है। तो ड्रग्स में किसी भी टाइप की, जैसे जो डोनर आपका ब्लड डोनेट कर रहा है, अगर उसने कोई भी पिछले काफ़ी टाइम में कोई डिसीज़ मतलब कोई ड्रग इंजेक्ट की है, मतलब ड्रग कोई ली है, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम ब्लड उसका नहीं लग सकते क्योंकि उसके ब्लड में वो पूरी तरह से जो ड्रग है वो प्रेजेंट होगी। तो क्या होगा, जो रिसिपिएंट है उसके ब्लड में भी आ जाएगी अगर हम उसका डोनर से ब्लड कलेक्ट करते हैं तो। ठीक है। तो किसी भी टाइप से हमको ब्लड जो स्क्रीनिंग करते हैं, डोनर की जो स्क्रीनिंग करते हैं, उसमें हर एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। क्योंकि अगर हमने एक भी कोई छोटी से छोटी मिस्टेक भी की है तो क्या होता है, हम हमारे पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल वो हो सकता है। ठीक है। फिर बात करेंगे हम डिसेंट्री। ठीक है। तो डेंटिस्ट्री। ठीक है। डेंटिस्ट्री में क्या आएगा, जैसे कोई डेंटिस्ट्री में टीथ से रिलेटेड अगर कोई ट्रीटमेंट करवाया है, ठीक है, तो टीथ का ट्रीटमेंट करवाने के लगभग 72 आवर्स तक हम कोई भी जो हम डोनर है उसका ब्लड सैंपल मतलब ब्लड नहीं ले सकते, डोनर से हम ब्लड कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद स्किन पियर्सिंग, मतलब कि अगर किसी डोनर ने टैटू मतलब पिछले कुछ टाइम में 12 मंथ में या 1 ईयर में अगर उसने कोई टैटू बनवाया है या स्किन में कोई होल, जैसे ईयर पियर्सिंग करवाते हैं हम, एक्सीडेंटल कोई नीडल स्टिक हुई है, तो हम ध्यान रखेंगे, हम ये केयर करेंगे कि वो उसका ब्लड डोनेट
ना करें, ठीक है। इस कंडीशन में हम पेशेंट का ब्लड नहीं लेते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न जो होता है वो ध्यान रखना है कि अगर किसी डोनर ने पहले से खुद ही अगर ब्लड ले रखा है, मतलब 6 मंथ के अंदर में किसी उसने खुद की बॉडी में ब्लड को रिसीव किया है, तो हम उस पर्सन का ब्लड कलेक्ट नहीं कर सकते। एज ए डोनर हम उसको नहीं ले सकते, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इम्यूनाइजेशन, ठीक है। फिर फिजिकल जो एग्जामिनेशन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ हमारा कंप्लीट होता है मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है। इसमें आगे जो बाकी है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करें, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कर लें। थैंक यू।